कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ सभी ओजांकियंस को क्लियर आ रही है? स्वागत करता हूं कॉन्सेप्टर की पहली क्लास में आप सभी का। कॉन्सेप्टर ओजांक आईएएस एकेडमी का वो पावरफुल बैच है जिसने सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं, सबसे ज़बरदस्त आउटपुट आया हुआ है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? इस सफ़र के लिए आप तैयार हैं? यूपीएससी के सफ़र के लिए आप तैयार हैं? वेलकम जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं कॉन्सेप्टर बैच में, क्या वो तैयार हैं अभी आज की क्लास के लिए? स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, एक एक चीज पर जाएंगे, बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जो भी यूपीएससी के लिए रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्टर बैच में हम समझेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं आपको एक ट्रेंड एनालिसिस दिखाऊंगा और उस ट्रेंड एनालिसिस से आप अपना पूरा जो 2 साल है या जो 1 साल तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे किस पार्ट में कितना काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ट्रेंड एनालिसिस और कट ऑफ, ये 2 चीजें आपको ये बताती हैं कि मुझे बेसिकली कैसी तैयारी करनी, कितना स्ट्रेंथ लगाना है, क्या ट्रेंड हमारा चल रहा है, किस सब्जेक्ट पे अपने हिसाब से मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, किस पे कम मेहनत करनी है। आप अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, लॉट ऑफ स्टूडेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। तो यहां जो सेगमेंट है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल सकता है, राइट? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या है यूपीएससी, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारे सेगमेंट है। अगर हम यहां से शुरुआत करें तो ये हमारी कॉन्सेप्टर की पहली क्लास है। आप सभी ओजांकियंस का मैं स्वागत करता हूं 2 साल के इस सफर में। और जैसा मैंने बताया कि इसमें फर्स्ट ईयर जो होगा वो प्रीलिम्स हमारा जो 30 तारीख से शुरू हो रहा है, आप उसके साथ जोड़ सकते हैं गुरुकुल प्रीलिम्स। लेकिन उससे पहले जो है वो हमारी जो क्लासेस होंगी 8 से 10 12 क्लासेस, वो बहुत कंप्रीहेंसिव होने जा रही हैं। किस सेंस में? इस सेंस में कि आप सिलेबस को कितना समझ पाते हो, ट्रेंड को कितना समझ पाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने सुबह बताया प्रीलिम्स में कि मैपिंग और आईआर बहुत बड़ा सेगमेंट हो चुका है। तो सबसे पहले मैपिंग को हम समझे। तो मैपिंग को लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी का पार्ट है। मैपिंग करंट अफेयर्स में, मैपिंग आईआर में, मैपिंग ज्योग्राफी में, मैपिंग हिस्ट्री में भी है। तो अगर इन सब्जेक्ट को समझना है तो मैपिंग यानी विजुअलाइजेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। पीवी सर वहां आपके साथ जुड़ेंगे, उस पर बात करेंगे। मैं आपका गाइड ओजांक और यहां से मैं शुरू कर रहा हूं कॉन्सेप्टर बैच के बारे में, डिस्कशन के बारे में। और आज की क्लास से आप पूरे अपने स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर कर सकते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज हमें लेके चलना है। राइट? तैयार हैं आप लोग? यस, मैं आपसे सिलेबस एनालिसिस करूंगा, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप यहां से हम चलते चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो है शुरू करते हैं, हम चीजों को समझते हुए, डिस्कशन और आर्गुमेंट को समझते हुए हम लोग यहां से चलते हैं। स्वागत करता हूं, आप सभी कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे शैलजा शुक्ला, करीना आलम, क्षितिजा, ईशु, आप सभी कॉन्सेप्टर के स्टूडेंट हैं। जो मैं जानना चाहता हूं आप सभी से, जो लोग मुझे मेरी क्लास देख रहे हैं और तैयार हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे पढ़ाने के तरीके में मुझे 2 तरह की कॉपियों की जरूरत पड़ती है। एक जो हम डिक्टेट करते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, उसकी जरूरत होगी। साथ ही साथ एक डिस्कशन कॉपी की जरूरत होगी, जिसमें हम डिस्कशन जो भी करेंगे, यानी पढ़ाते समय जो उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट निकलते हैं उसको हम वहां रखेंगे, ताकि हमारी कॉपियां बहुत गचपच ना हो और हम ढेर सारे पॉइंट्स को अपने साथ जोड़ सकें। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयार होंगे आज की क्लास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास से स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, ओरिएंटेशन हमारी क्लास। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उस ड्रीम की, जिसे हम लोग यूपीएससी कहते हैं, वो जगह जहां हम जाना चाहते हैं, जिसे लबासना कहते हैं। तो सारे योद्धा तैयार हो जाएं। 2 वर्षों तक आपको बहुत अनुशासन के साथ टू द पॉइंट जो है इसमें चलना पड़ेगा और इनोवेशन हम जो लगातार कर रहे हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप जो है वो अपना मनचाहा रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द कॉन्सेप्टर बैच। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं लेवल 1 और लेवल 2 में, जिसमें अभी हमारा जो फर्स्ट ईयर है वो लेवल 1 है। इसके बाद लेवल 2, जिसे हम लोग मेंस का लेवल कहते हैं, वो सेकेंड ईयर में चलेगा। तो जो लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राइट, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बच्चे जो हैं परिवार में, कॉन्सेप्टर परिवार के साथ जुड़ चुके हैं, अपनी तैयारी के लिए आगे बढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस में मैं खरा उतरूंगा और वो चीजों के साथ आपको मैं जोड़ूंगा जो चीजें आपके क्लास के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग रेडी हैं कॉपी पेन के साथ? तो अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो जैसा कि आप जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ब्रिटिश समय में ही अगर हम बात करें तो आईसीएस की परीक्षा शुरू हुई थी और
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो बेसिकली उन्हें स्टील पिलर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हमारे बेसिकली दो पार्ट है, एक गवर्नमेंट का पार्ट इसे हम लोग कहते हैं और एक गवर्नेंस का पार्ट हमारे पास होता है। राइट, बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इसको ध्यान से समझना कि आज के ऑफिसर्स की नीड क्या है। सभी स्टूडेंट के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं और अगर हो सके तो मेरी बातों को अगर आप लिख लेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि इन ऑफिसर्स की, जो हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनकी हमें नीड क्या होती है और एग्जाम का पैटर्न बेसिकली क्या है, ये भी हमारा समझना बहुत जरूरी है। रेडी हैं आप इसके लिए? तैयार हैं? तो बेसिकली मैं आपसे कुछ चीजें बताता हूं। गवर्नमेंट जो होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, हमारे संविधान से चलती है और संविधान के अंतर्गत कुछ जो है वो हमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, हमारे कुछ मूलभूत हमारे फंडामेंटल्स हमारे बनाए गए हैं, कुछ जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक लाइन ड्रॉ की है। तो अगर हम बात करें तो हम लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं, लोक कल्याण, राइट, लोक कल्याण यानी वेलफेयर की बात करते हैं। अब जरा ध्यान से समझना कि यूपीएससी जो है वो किस तरह के ऑफिसर को चुनना पसंद करती है। बड़े ध्यान से इस बात को समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअली ये एग्जाम है क्या। कई बार लोगों को ये लगता है कि जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, वही यूपीएससी का एग्जाम। अगर ऐसा होता तो इस बार के पेपर में बड़े बड़े आईआईटीएन धराशायी हो गए, कम से कम 10-12 को तो मैं जानता हूं जो सीसैट क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस तरह का पेपर था। तो इसका मतलब है इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। वो रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम समझ लेंगे तो बहुत मजा आने वाला कि यूपीएससी क्या है और यूपीएससी किस तरह के ऑफिसर्स को सेलेक्ट करती है। क्या रीजन है कि जो अभी मैंने वीडियो डाला हिंदी माध्यम में, आपने देखा कि वो जो 10वीं क्लास में फेल हो गया था, जिसके परिवार में 12वीं से ऊपर किसी ने पढ़ाई नहीं की, जो यही सोचता था कि थर्ड ग्रेड टीचर मैं बन जाऊं तो मेरे जीवन का जो है वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, वो आईएएस कैसे क्रैक कर जाता है। 10वीं क्लास में फेल, 12वीं क्लास में फेल, कैसे वो आईएएस बन जाता है और कैसे जो है गोल्ड मेडलिस्ट आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी आईएएस नहीं बन पाता। यानी इस एग्जाम में क्या चीज डिमांड करता है। हर एग्जाम में कट ऑफ होते हैं, हर एग्जाम में बहुत ढेर सारा कंपटीशन होता है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। जो जितना ज्यादा मैथ्स में अच्छा होगा, जितना ज्यादा बायोलॉजी में अच्छा होगा, उसी हिसाब से वो क्रैक करेगा। लेकिन इस एग्जाम में तो कुछ अलग ही चलता है। एकेडमिक्स आपकी बहुत अच्छी ना रही हो, लेकिन अगर आपने वहां आकर वो डिमांड पूरी कर दी जो यूपीएससी आपसे पूछ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि क्या हम ये डिमांड जानते हैं, क्या हम इस समझ को समझ पाते हैं कि यूपीएससी क्या चाहता है। कितने लोग ये चाहते हैं कि यूपीएससी एग्जाम, आखिर 10वीं पास लड़का कैसे आईएएस बन जा रहा है, 12वीं में फेल जो है वो 10वीं में फेल हुआ है, 12वीं में फेल हुआ, कैसे वो आईएएस बन जा रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट आईएएस क्यों नहीं बन पा रहा है, जिसको बारे में समाज ने कहा यार कुछ नहीं कर पाएगा, वो कैसे आईएएस। मेरा एक स्टूडेंट हुआ, उसके बारे में लोग कहते थे यार ये किसी तरह से 15-20 हजार की नौकरी पा जाए, आज वो आईपीएस है। तो आखिर वो कैसे हुआ, ये जानना बड़ा जरूरी। कितने लोग ये बात जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यूपीएससी किस तरह के ऑफिसर चाहती है। और आज मैं तर्क के साथ आपको वो प्रूव करूंगा और मजा आएगा, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को उसी तरह से ढाल सकें। कितने लोग जानना चाहते हैं, सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे सबका कमेंट चाहिए, ठीक है, चैट में मुझे सबका चैट चाहिए कि यस सर हम समझना चाहते हैं कि यूपीएससी क्या है और वो किस तरह के ऑफिसर की डिमांड करती है। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा जो समाज आपके ऊपर एक लेबल लगाता है, एक लेबल लगाता है, और वो लेबल ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कमजोर हैं, अरे आईएएस के बारे में तुम सोच ही नहीं सकते, तुम गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो, हर बड़का बड़का आदमी आईएएस बनता है। तो आप कम से कम खुद को यह समझा सको कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है और कॉन्सेप्टर में 2 साल मुझे अपने व्यक्तित्व को इसी रिक्वायरमेंट में ढालना है। यकीन मानिए अगर आप ये रिक्वायरमेंट समझ गए तो 2 साल का सफर आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है। आप बहुत मजे में, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ सीखते हुए, पिछले अपने अतीत को फेंकते हुए आप आसानी से सीख सकते हैं। तैयार हैं आप इस चीज को सीखने के लिए? एक जबरदस्त आर्गुमेंट बताने जा रहा हूं, लॉजिक देने जा रहा हूं। तो जनाब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, ठीक है, सरकार के पास बजट होता है, तो उसको संविधान निर्देश देता है कि भारत कैसा होना चाहिए, भारत लोक कल्याणकारी होना चाहिए, यानी वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। कल्याण, कल्याण का तात्पर्य क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्याण? एक होता है भाई कल्याण वस्तु करते रहें, राइट। अब जरा ध्यान से समझिए, जो लोक कल्याण होता है, लोक का मतलब होता है जनता, यानी एक पूरा जन समूह, एक पूरा जो है पीपल, जिसे वी द पीपल ऑफ इंडिया जिसे कहा गया है। कल्याण का मतलब होता है उनके जीवन स्तर में
सुधार। जीवन स्तर में, जीवन स्तर जो होता है वो सभी के लिए अलग अलग होता है। जीवन स्तर का मतलब होता है कि आज मैं किस स्थिति में हूं, ये जीवन स्तर की बात हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी जैसे अगर आज मैं हूं, कूड़ा बीनने जाता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी आज रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे कम से कम बेसिक स्कूलिंग की तो शिक्षा मिले, मुझे शिक्षा का तो अवसर मिले, एजुकेशन की तो बात हो। बड़े ध्यान से सुनना, जो भी आने वाले समय में ब्राइटेस्ट ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आज की क्लास उनके जीवन की एक ऐसी क्लास होने जा रही जो उन्हें सिर्फ रातों को जगाएगी, मोटिवेट करके रखेगी, आंखों में एक अच्छे ऑफिसर बनने के सपने को भी आज मैं बो दूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उस सपने को तुम कितना जिंदा रखते हो, कितनी दूर तक चलते हो। तो भाई मेरी स्थिति में सुधार, तो आज मेरी स्थिति क्या है कि मैं कूड़ा बीनने जा रहा हूं, मुझे कोई बेसिक एजुकेशन मिल जाए, शिक्षा से मुझे अवगत करा दे। एक महिला है, गर्भवती है, तो उसका यह है कि उसके यहां है कि दाई आती है, डिलीवरी करती है, बहुत ज्यादा उसमें रिस्क है, तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ना ऐसा हो जाए कि जिसमें ये जो है इसको संस्थागत प्रसव मिल जाए। अगर इसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, ठीक है। तो इसकी जरूरत ये है। एक वृद्ध है, ठीक है, एक वृद्ध है जिसके जीवन में कि भाई उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए ना, तो आंखों का जो मोतियाबिंद हो गया उसका इलाज कर सकता है, चश्मा एक खरीद सकता है, कि किसी तरीके से मुझे जो है वो वृद्धावस्था पेंशन मिल जाए। तो सबकी क्या स्थितियां हैं, अलग अलग। एक बच्ची है, वो सोच रही कि नहीं बाल विवाह ना हो, 12 साल में उसकी शादी कर दी जा रही है, वो कह रही मुझे भी पढ़ने का अवसर दिया जाए, या मुझे भी काम करने का अवसर दिया जाए, मैं स्किल्ड हूं, नहीं पढ़ रही कोई बात नहीं, मैं स्किल्ड हूं, अपने दम पर पैसा कमाना चाहती हूं, मैं घूंघट में नहीं रहना चाहती। पिता के घर से पति के घर शिफ्ट कर दिया गया, डोली में कभी देखा ही नहीं, और वहां बता दिया गया कि बेटा पति के घर से तुम्हारी अर्थी लौटेगी। ये नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी इंडिविजुअल पहचान है, उसको पहचान को प्रैक्टिस करना चाहती है कि भाई हम भी इस संसार में आए, किस मामले में हम अपने भाई से कम हैं, हम भी उतने ही सशक्त हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमें सबके जीवन स्तर में एक सुधार लाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से जो भी भविष्य के ऑफिसर्स हैं वो इस बात को सुने, मैं जो कहने जा रहा हूं बड़े इंपॉर्टेंट से इस बात को सुनना, कि गवर्नमेंट ने कहा, संविधान ने, हमारे जो है वो संविधान निर्माताओं ने ताकत दी कि आपको कैसा राज्य होना चाहिए, लोक कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। वेलफेयर, लोक यानी जनता के बीच में, वी द पीपल ऑफ इंडिया के बीच में क्या करना है, कल्याण का मतलब हुआ जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। यानी अभी जो उनकी स्थिति है, भविष्य समय के साथ उस स्थिति में वो अपलिफ्टमेंट हमें दिखाई पड़े। चाहे कोई गंदा पानी पी रहा हो तो उसको साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, जिसके सर पे छत नहीं है उसके सर पे छत होनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। जिसको रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जो स्किल नहीं उसको स्किल मिलना चाहिए। जो बाल विवाह है उसके खिलाफ कानून होना चाहिए, जिसको जबरदस्ती बच्चों को श्रम में डाला जा रहा है उस श्रम के खिलाफ बाल श्रम का कानून बनना चाहिए। देश ऐसे ही चलता है। ये हो गया कल्याण की स्थिति। तो सरकार का एक ध्येय है, सरकार का एक उद्देश्य, एक पर्पज है कि ऐसा अगर होगा तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। और जब लोक कल्याणकारी राज्य होगा, चूंकि हम कौन से, हम लोकतंत्र है, क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में कहा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया के साथ, जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन। तो इसमें जो लोग हैं वो सेंट्रलाइज हैं, लेकिन वो लोकतंत्र का भाग तभी होंगे जब उनके जीवन में सुधार होगा, उनका कल्याण होगा। तो सरकार इस कल्याण को करना चाहती है, लेकिन सरकार की मशीनरी इतनी बड़ी नहीं है। तो सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ये उसका उद्देश्य है, अब उसको चाहिए मैकेनिज्म। ध्यान से समझना इसको मैकेनिज्म चाहिए कि भाई इन बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी, इस महिला को जननी सुरक्षा योजना कैसे मिलेगी, वृद्धावस्था पेंशन कैसे मिलेगी, बाल विवाह के खिलाफ कानून कैसे बनेगा, या इंप्लीमेंट कैसे होगा, कानून बना भी दिया, इंप्लीमेंट कैसे होगा। तो वहां से शुरुआत होती है मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी की। अब यांत्रिकी के लिए उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सरकार की योजनाओं को इस जमीनी स्तर तक लेकर आ सके। क्योंकि यह संसद में बना, सरकार ने बजट दे दिया, लेकिन बजट से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आपने स्कूल बना दिया, मास्टर साहब गायब है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या वहां एजुकेशन स्टैब्लिश हो पाएगी। मकान अच्छा बना दिया, बढ़िया स्कूल की बिल्डिंग बना दी है, हॉस्पिटल अच्छा बना दिया, डॉक्टर साहब गायब है, मशीन गायब है, और बीमार पहुंचा, तो क्या उसको बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधा मिलेगी, हां या ना, मुझे बताओ।
अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, हॉस्पिटल में जो है नर्स गायब है, क्या उस महिला की देखभाल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है गवर्नेंस जो होती है वो बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी एंड पॉइंट डिलीवरी क्या होगा? एंड पॉइंट डिलीवरी, यानी अंतिम बिंदु तक जो आप डिमांड कर रहे हैं वो पहुंच जाना। कि अगर ये वृद्धावस्था पेंशन इसको चाहिए 1000 ही रुपए मिल रहे हैं, लेकिन इसको मिल जाए समय से, इस बार ये दवाई करा ले, मोतियाबिंद का अपना जो है वो दवाई खरीद ले, चश्मा बनवा ले, यही उसकी रिक्वायरमेंट है। तो एंड पॉइंट डिलीवरी, शुरुआत तो ये रहा, ये बिगिनिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट डिलीवरी होनी चाहिए। अब क्या होगा? अब सवाल यह है कि इसको बनाने के लिए सरकार के कुछ अधिकारी होने चाहिए जो बहुत तेज तर्रार हो। तो सरकार के अधिकारी आ गए, मान लीजिए आप एक ऑफिसर को, ब्यूरोक्रेसी को लेकर आए, लेकिन अब जरा तुम इसको देखो कि इसका क्या चैलेंज है। सरकार ने कहा कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लाइफ स्टैंडर्ड्स, ये जो वेलफेयर है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप इनको डीएम बोल सकते हो, इनको जो है वो चीफ सेक्रेटरी बोल सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरी बोल सकते हो, इनको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, इनको कुछ भी नाम दे सकते हो। ये एक सज्जन है, ये आप हो सकते हैं भविष्य में। लेकिन अब जरा देखो ध्यान से, इसके सामने चैलेंज क्या है। सरकार ने जो रिसोर्स दिए हैं वो कम है, भारत की आवश्यकता बहुत है, जनता बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ये जो समाज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। कई लोग फर्जी, जैसे महिला कोई और है, किसी और के नाम पे काट, मनरेगा में तुमने देखा कि वो फलाने से मिलके अपना नाम डाल के फर्जी पैसा ले लिया। दबाव भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। मान लीजिए इसके पास 50 लोगों का रिसोर्स है और 100 लोग डिमांड करने पहुंच गए, जिन 50 की इच्छा पूरी नहीं हो रही इसको गाली भी दे रहे हैं, इसको जो उल्टा सीधा इसको बेईमान बोल रहे हैं, कभी इसके धर्म पे बात आ रही है, कभी इसकी जाति पर बात आ रही है, बड़ी छीछा लेदर भी होती है। और ये कुछ नहीं कर सकता, मुंह पे कोई वृद्धावस्था में जो वृद्ध महिला गाली देके चली जाए, कुछ नहीं कर सकते तुम, माता जी ही करेंगे आप कि बेईमानी कर लिए, हमारा पैसा खा गया है, जो है बेईमान अधिकारी है वो क्षुब्ध है। अब इनको पता ना कि 50 लोगों के लिए सरकार ने मुझे पेंशन दिया है, 100 लोग लाइन में खड़े। अब ये भी नहीं पता चल रहा कौन सही है कौन गलत है, ये भी सत्यापित कर रहा है। और सत्यापित करने जाओगे तो देरी होगी, क्योंकि सरकार की मैकेनिज्म बहुत लंबी चौड़ी है। उसके गांव प्रधान तक, ग्राम सभा तक जाएगा डॉक्यूमेंट, फिर वापस आएगा। माफिया अपना दबाव बना रहा है कि जो पैसा आया थोड़ा हमको भी दो, नेता अपना दबाव बना रहा है कि नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे उठा के। अब ये जो व्यक्ति है, इसके लिए एथिकल डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर डिसीजन लेता है तो अगर जरा भी कोई गलती हुई तुरंत इसको जांच के दायरे में ले आएंगे, नहीं लेता है तो लोगों के जीवन स्तर में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो पाता। अब इसका मतलब है ये तलवार की धार पर चलने जैसा काम है। तुम्हें लगा होगा कि आईएएस बन गए तो अंगूरों के बाग में लिटा देंगे, अप्सराएं आएंगी तुम्हें अंगूर खिलाएंगी, तुम खुशी खुशी खा लोगे, लेकिन ऐसा यहां नहीं है। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। डिसीजन में कौन सही है कौन गलत है इसी समाज में होता, तुमने नहीं देखा जननी सुरक्षा योजना का पैसा कौन लेके भाग गया, मनरेगा में क्या हो रहा, फर्जी जो है वो एनरोलमेंट हो गए, आयुष्मान का पैसा कहां चला गया, कितना कितना जो उटपटांग चीजें होती हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है कि यूपीएससी को दायित्व दिया गया कि तुम्हें ये सारा तामझाम करना है, तुम्हें एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जिसके अंदर एथिकल वैल्यूज हो, जो दबाव में काम कर सके, बड़ी ध्यान से सुनो, जो प्रेशर में काम कर सके, हर समय प्रेशर है, जिसके हित में लोग हैं। मान लो तुमने एक को दिला दिया, दूसरा कहेगा अच्छा तुम्हारी जाति वाला था तभी तुमने दिला दिया, तुमने सुना होगा, अच्छा तुम्हारे धर्म का था तुमने ये कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने गए, बोला अच्छा उस धर्म को तुमने नहीं बोला, हमारे धर्म को तुम बोल रहे हो। अब बेचारा क्या करे, ये तो अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा रहा है। लेकिन भारत, चूंकि भारतीय समाज जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब है, मतलब बहुत उसमें विरोधाभास है, बहुत सी पहचान है, बहुत से लेयर्स हैं। अब इसके लिए यहां सही और गलत नहीं है, काला और सफेद नहीं है, यहां बहुत मुश्किलें हैं, बहुत लेयर्स हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। हर तरह से दबाव है। जो आपको जब भाषण हो रहा है वो कह रहा है कि अरे मैं ईमानदारी से काम करूंगा, जनता मुझे चुनिए, मैं जनता का सेवक हूं। जैसे उसको गद्दी मिलती है वही कहता भाई चुनाव में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, डीएम साहब उगाही करिए कम से कम। अब आप बताइए कि आपने कभी ये सब सुना ही नहीं होगा।
अब डीएम साहब कह रहे तुमने चुनाव में पैसा खर्च किया, तुमने दारू बांटी, तुमने जो है मुर्गा बांटा, हमारी क्या गलती है? बोले नहीं, अगर आपको पोस्टिंग चाहिए, आप चाहते नहीं कि आपको उठा के जंगल में पोस्टिंग कर दे, तो हमारा ये काम करिए। अब देखिए कितना दबाव है, कितना दबाव है कि जो लोक कल्याण का केंद्र है, जिसको दायित्व दिया गया है, वही कह रहा है जो फंड आ रहा है उसमें फंड में हमारा हिस्सा दीजिए मालिक, नहीं तो हम आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। और जिसको अगर वो फंड कम हो जा रहा है तो जिसको नहीं मिल रहा है वो आपको अलग कोस रहा है। अरे बेईमान, अब आप ईमानदारी से जी रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर कितनी लानत, कितनी मलानत, सब। आप तेजी से काम करते हैं तो आयोग बिठा देंगे, नहीं करते हैं तो कहा जाएगा ये लाल फीता चाहिए, जाएं तो कहां जाएं। तो इसका मतलब है यहां ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो दबाव में काम कर सके, जो अपने कंसेंट पर डिसीजन ले सके, जो तार्किक निर्णय ले सके, जो पढ़े लिखे हों इस तरह से कि वो जो कानून हो उनको अच्छी तरह से जानते हुए उसका पालन करते हुए उसी के हिसाब से काम करें, जो न बहुत भावुक हो कि मार एकदम आंख में आंसू, अगर माता जी तुम ले जाओ पूरा गोदाम आज लूट लो, ये भी ना करें। वो रेशनल हो, ठीक है मुझे दुख हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख है कि उस वृद्ध को जो है वो पेंशन नहीं मिली, लेकिन मैं इरेशनल नहीं हो सकता, मैं अतार्किक नहीं हो सकता। वो तार्किक भी होना चाहिए, उसको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना आना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति चुनने की जिम्मेदारी किसको दी गई? यूपीएससी को दी गई कि आप ऐसा अधिकारी चुनिए। तो यूपीएससी ने कहा कि समाज में कोई परिवर्तन जल्दी नहीं आता। आप सोच रहे हैं कि अभी कानून बनाएंगे कल से बाल श्रम खत्म, खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। बाल विवाह खत्म? नहीं खत्म हुआ। सारी महिलाओं को क्या जो है प्रसव अस्पताल मिलने लगा? नहीं मिलने लगा। क्या सारी बच्चियां स्कूल जाने लगी? नहीं जा रही हैं। क्या आज कोई भी तुमने कभी किसी बच्चे को कूड़ा बीनते हुए नहीं देखा? देखा है। सब कुछ चल रहा है हमारे यहां। क्या नहीं हो रहा है तुम मुझे बताओ। तो क्या इतनी जल्दी परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ। हां, पहले से कम बच्चे जाने लगे हैं, बच्चे मिड डे मील के लालच में स्कूल पहुंचने लगे हैं, बालिकाओं का एनरोलमेंट बढ़ गया है, तमाम जो है कार्यक्रमों में जो है आयुष्मान जैसे कार्यक्रमों की वजह से महिलाएं अस्पताल पहुंचने लगी, लेकिन अभी भी ये सबके लिए नहीं हुआ है। इसका मतलब दिल्ली अभी दूर है, अभी मतलब लक्ष्य नहीं पाए गए हैं। हमें अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य पाने, अभी भी हर गांव में पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचा है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है, सारी जो है गांव सड़कों से नहीं जोड़े गए हैं, सभी जगह अस्पताल नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत कुछ अभी किया जाना है। तो यूपीएससी को ऐसे अधिकारी चाहिए जिसमें पहला चीज हो धैर्य। तो यूपीएससी ने एग्जाम ऐसा बनाया, देखो क्या था, सिंपल एक एग्जाम ले लेते और बोलते कल से तुम आईएएस है, आ जाओ भैया ज्वाइन कर लो। नहीं, पहले लेते हैं प्रीलिम्स। लड़ भिड़ के 11-11 लाख लोगों ने इस बार एग्जाम दिया, 98.6% प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। बोले अच्छा चलो लड़ लिए, अब प्रीलिम्स के बाद बोले अभी भी आईएएस नहीं बनेंगे, अब जो मेंस पूरा एकदम हिसाब किताब 14,000 बच्चे छांट के भेजे और बोले अब लिख के दिखाना है, लिख के, और अलग अलग टॉपिक्स पे। मतलब तुम्हें इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, भूगोल भी, पर्यावरण भी, संस्कृत भी, समाज भी, आईआर भी, पॉलिटी भी, सोशल जस्टिस भी, सोशल सिक्योरिटी भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एथिक्स, लॉ, सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। यह भी नहीं कि मैथ्स का खाली क्वेश्चन ले लेना, नहीं, सब कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास। इतिहास वाले को साइंस एंड टेक पढ़वा रहे हैं और साइंस वाले को इतिहास पढ़वा रहे हैं और दोनों को भूगोल भी पढ़वा रहे हैं और सबको मिलाकर एथिक्स भी पढ़वा रहे हैं। मजेदार देखो इस एग्जाम का नेचर देखो, और सब जान गए तो एग्रीकल्चर भी जानो कैसे कृषि होती है, कौन सी फसल, रबी, खरीफ, जायद क्या होता है, और फिर उसके बाद देखो कि हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसा है, फिर बोलो भारत की आंतरिक समस्याएं कैसी, उसके बाद छोड़ो आपदा भी जानो। क्यों? सिलेबस को स्टूडेंट के हिसाब से नहीं बनाया गया है। अब जो बात कह रहा हूं उसको लिख लोगे तो बड़ा मजा आएगा। सिलेबस को स्टूडेंट के हिसाब से नहीं बनाया गया, सिलेबस को भारतीय प्रशासनिक सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाया गया। एक अधिकारी को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जब तक वो भारतीय समाज को समझेगा नहीं, जब तक तुम अपनी डाइवर्सिटी को, भारतीय समाज के लेयर्स को, इसमें होने वाली रुकावटों को, जिसमें जाति व्यवस्था, धर्म, वर्ण, ये सारे क्षेत्रवाद, भाषावाद, आज मणिपुर में विवाद हो रहा है कि नहीं? भयानक विवाद हो रहा है।
105 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, हिंसा भड़की हुई है भयानक तरीके से। तो तुम्हें प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इसको जानना है। जरा सिलेबस को ध्यान से देखो, मैं तुम्हें सिलेबस बताता हूं, अभी सिलेबस एनालिसिस करूंगा। जीएस पेपर 1 में गए, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना। क्यों? किसी भी राष्ट्र की विरासत तुम्हें न सिर्फ राष्ट्र की जड़ों को जानने का मौका देती है, रूट्स को जानने का मौका देती है, साथ ही साथ तुम्हें यह बताती है कि इस सांस्कृतिक विरासत के पीछे कितना समृद्ध इतिहास जुड़ा हुआ है। भारत का इतिहास बताता है कि आज हम जहां हैं, चाहे वो नीतियां हो या कुरीतियां हो, गुड और बैड, ये सब कुछ एक समय की अविरल धारा से बह के आया, वो इतिहास है। यानी आज की समस्याओं की जड़ें भी पीछे कहीं छिपी हुई हैं। भूगोल, भारत, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत का क्षेत्रीय विस्तार क्या है, भारत की जलवायु क्या है, भारत की समृद्धता क्या है, वनस्पति क्या है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, संसाधन क्या है। भूगोल संसाधनों से परिचित कराता है। हम एक राष्ट्र के रूप में, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास राजनीति है, वो क्या है। हम इन सब को मिलाकर, अपने भूगोल, इतिहास और पॉलिटी को मिलाकर पूरी दुनिया के पास जाते हैं। हम कहते हैं कि न्यायपालिका है, हमारे पास इतना लोहा है, इतनी जमीन है, ये हमारी समृद्ध विरासत है। पूरी दुनिया के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाते हैं, आईआर में पढ़ते हैं। फिर पूरी दुनिया को बताते हैं कि भारत और भारत की जनसंख्या मिलकर क्या नहीं कर सकती है। हम अपने उद्योग, कृषि, व्यापार सबकी बात करते हैं, हम अपनी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। भारत की 55% आबादी एग्रीकल्चर में लगी हुई है। भारत का सबसे प्रमुख व्यवसाय यही है। ग्रामीण भारत की 70% आबादी इसी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर पढ़ना है तुम्हें। फिर भारत को स्थायी रूप से आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक सुरक्षा का होना जरूरी है। बम फटेगा, उपद्रव होगा, मणिपुर जैसी हिंसा होगी। आज तुमसे कहें मणिपुर चले जाओगे, बोले भक्त रहेगी, जिंदा रहेंगे तब तो ये रहेंगे, हमने की जाना हमें। तो आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, देखो आपको पढ़ाया जा रहा है। फिर किसी भी राष्ट्र को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत जरूरी होता है। विज्ञान आपके प्रगति पथ को एक्सपोनेंशियल कर देता है, बहुत तेज कर देता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या है हमारे देश की, और उन सब के बाद कि मेरे पास इकोनॉमी है, मेरे पास ज्योग्राफी है, मेरे पास एक इतिहास है, विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, लेकिन तुम्हारे पास एथिक्स और इंटीग्रिटी है कि नहीं। क्योंकि राष्ट्र के लोग और राष्ट्र का शासन जब तक आपस में नीतियों के माध्यम से नहीं जुड़ेगा, राजनीति शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि राज शासन करना भी नीतियों यानी नियमों के हिसाब से होना चाहिए। शिक्षा नीति कहा गया कि एजुकेशन भी नीति के अनुरूप होना चाहिए, प्रशासन भी नीति के अनुरूप होना चाहिए। यानी तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन अनीति है, तुम्हारे पास एथिक्स नहीं है, तो फिर वो सारी चीजें तुम्हें खा जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या चाहिए होगा, हमें नीतियां चाहिए होंगी। देखो सिलेबस क्या है, सिलेबस एक लाइन में कहें, भारत को जानो। उन्हें अधिकारी तैयार करने, उन्हें स्टूडेंट तैयार नहीं करने। लिख लेना ये बात जो आज मैं कह रहा हूं, उन्हें अधिकारी तैयार करने। पूरा सिलेबस वही है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, एथिक्स, इंटीग्रिटी। ये सब क्या है, ये सब अधिकारियों के सिलेबस है, जिनको उनको आगे जाकर इस समाज में जिसका प्रयोग करना है। और बड़ा सोच समझ के उन्होंने पेपर वाइज लिखा है, क्योंकि राष्ट्र के इतिहास को जाने बिना तुम राष्ट्र को जान ही नहीं सकते। समाज को जाने बिना इस वर्तमान रंगमंच को नहीं जान सकते, और भूगोल को जाने बिना राष्ट्र के संसाधनों की शक्ति को तुम पहचान ही नहीं सकते। इसके बाद इन सभी का इस्तेमाल करने की ताकत तुम्हें पॉलिटी देती, पेपर 2 में डाला। इन सभी को मिलाकर तुम अंतरराष्ट्रीय हिस्से में जो है वो क्या करते हो, एक ओपन इकोनॉमी के रूप में जाकर पूरी दुनिया से जुड़ते हो। चाहे वो अपने सांस्कृतिक विस्तार को करो, चाहे आर्थिक विस्तार को करो, चाहे अपनी शक्तियों के विस्तार को करो। तो बहुत ही जबरदस्त चीज, बहुत सोच समझ के सिलेबस को सेट किया गया है। और इतना लंबा चौड़ा क्यों? क्योंकि उन्हें धैर्यवान व्यक्ति चाहिए। दूसरा, सिलेबस में इतनी जटिलता क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रेशर को डील्स कर सके। क्यों? क्योंकि यहां उसको क्या चाहिए, धैर्य चाहिए। कोई कह रहा नहीं मुझे आज ही दो, आज ही दो, तो तुम रातों रात हॉस्पिटल थोड़े ना खड़ा कर दोगे। मान लो तुमने हॉस्पिटल बना भी दिया, डॉक्टर कहां से लेकर आओगे? प्रैक्टिकली सोच के देखो। कोई कहने अरे बाबूजी बहुत दर्द हो रहा है, पेट का ऑपरेशन कराना है, बोले डॉक्टर नहीं है,
तो तुम उससे पूछ के खुद देखना किसी दिन, चाहे वो कितना गरीब, बोले वो पंचर बनाता, उससे सिलवा दे क्या तुम्हारा पेट? वो पंचर बड़ा सही, जो टायर बड़ा सही सिलता है, ट्यूब, पेट भी तुम्हारा सिल ही देगा। तो गरीब से गरीब आदमी को, भक्त तेरे के ऑफिसर हो कि तुम यमराज के जो एजेंट हो बे, तुम पंचर वाले से हमारा पेट सिलवाओगे? नहीं करेगा वो, कभी नहीं। बोले डॉक्टर साहब को बोलो। अब डॉक्टर जेब में तुम्हारे थोड़े रखा है, एक डॉक्टर को तैयार होने में सालों का वक्त लगता है। पहले वो यूजी करेगा, फिर पीजी करेगा, सालों तक डिग्री अभ्यास करेगा, तब जाकर एक डॉक्टर तैयार होता है। तो तुम आज हॉस्पिटल बना के रख दो, आज हॉस्पिटल बना के रख दो, कल तुम डॉक्टर तो नहीं ले आ पाओगे ना। और मरीज कितना भी गरीब हो, उसे तुम पंचर वाले से तुम जरा उसका बोलो कि हथड़िया सिल देगा, नहीं, वो हाथ नहीं लगाने देगा, हाथ नहीं लगाने देगा, क्योंकि जान सबको प्यारी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। तो इसका मतलब है तुम्हें धैर्य चाहिए होगा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा तो उस प्रेशर से निकलने के तरीके तुम्हें लाने होंगे। जब बड़े बड़े विद्वानों ने कहा रहे इंडिया 15 साल में जाके टीका लगा पाएगा, इस तरह से टीका, तो यही लोग थे जिन्होंने कैलकुलेशन की कि कैसे भारत की शक्ति का प्रयोग करके कोविड का टीका जल्दी हो जाए और भारत के लोगों की जान बच सके। तो धैर्य चाहिए था। दुनिया भर के स्टैट्स, यहां से लेके विदेशों तक, जो भारत में रहने वाले विदेशी टाइप के लोग हैं, वो भी अरे भारत में टीकाकरण नहीं हो पाएगा, मौतें करोड़ों में होंगी, ऐसे हाथ डमकाड़ के डुमरू की तरह जो बजाते रहते। 15 साल में कहीं जाकर टीका लग पाएगा। अंग्रेजी के अखबारों में उल्टी किए पड़े हैं। बुद्धिजीवी कहा जाता है इनको हमारे यहां, ये दूसरों की बुद्धि पे जीवित रहते हैं। तो क्या हुआ, हमारे अधिकारियों ने, हमारी इफिशिएंसी ने, उसी हमारी मैकेनिज्म ने दुनिया का चमत्कार करके दिखा दिया। अभी केस स्टडीज है पूरे दुनिया में कि भारत इतना कम हेल्थ पे खर्च करता, उसके बाद कैसे इतने लोगों का टीकाकरण कर लिया। इतनी भौगोलिक विविधता थी, इतनी जटिलता थी, एक तरफ जैसलमेर का रेगिस्तान, एक तरफ जो है अरुणाचल के जो है पहाड़, एक तरफ जो है तटीय इलाका, कश्मीर जैसी वैलीज, कैसे वहां तक लोगों ने चीजें कर दी, कैसे पहुंचा दिया, आज तक किसी को नहीं समझ में आ रहा है। समझे? तो उनको अधिकारी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यूपीएससी की जरूरत को समझे। वो ग्रेजुएशन का नहीं एग्जाम है, ना उसको किसी एग्जाम में टॉप करना है। इस जो स्तर है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लेकर आ सके और एंड पॉइंट डिलीवरी की तरफ खोज कर सके। तो क्या बताया, उसमें धैर्य होना चाहिए, पेशेंस, प्रेशर को डील कर सके। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्यों सिंपल बैकग्राउंड के लड़के आईएएस बन जाते, लड़कियां आईएएस बन जाती, इसका जवाब अब तुम्हें देने जा रहा हूं। अब एंड पॉइंट डिलीवरी, सरकार ने कहा कुछ भी करो, ये सबको टीका लगना चाहिए। अब सरकार ने थोड़ा ना कहा कि भैया वो वाले इलाके में बसें नहीं जाती, तुम ससुर जाओगे कहां से। तुमने देखा था जो हमारे कोविड योद्धा थे, वो पैदल पैदल नदियां पार करके बेचारे वैक्सीन देने गए थे। नक्सलाइट इलाकों में गए थे, वो दुर्गम क्षेत्रों में, जहां मतलब सरकार ने कहा तुम्हें टीका लगाना है। अब ये बात जो कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान समझना कि क्यों कोई भी सिंपल लड़का आईएएस अधिकारी बन सकता है अगर उसके पास ये चीज है जो मैं अब तुमसे बताने जा रहा हूं। तो क्या करेगा? सिंपल, वो कहता है कि मुझे, सरकार ने कहा मुझे वैक्सीन लगवानी है, बस अब सबको देना है। अब तुम सोचो, तो ये जो ऑफिसर है ना, इसको को मैकेनिज्म बना के नहीं दिया जा रहा। सरकार ने कहा एंड पॉइंट डिलीवरी पर फोकस करो, 50 करोड़ लोगों को टीका लग जाना चाहिए इतने समय में। अच्छा, तो ये क्या काम करेगा? उस मैकेनिज्म को खोजेगा, उस तरीके को खोजेगा कि कैसे होगा। तो अधिकारी ऐसे भी थे जो देखे कि हॉस्पिटल में बेड कम है, तो देखे फलाना एक जो स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं आ जा रहा है, बोले बनाओ इसको हॉस्पिटल, बनाओ, लगाओ बेड यहां पे, सबको बिठाओ। जिन्होंने दूसरी फैक्ट्रीज को बंद कराया कि बोला फैक्ट्री नहीं चले, कुछ दिक्कत नहीं है, तुम्हारे प्लांट में जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है हमको दे दो, हम मरीज को यूज करेंगे। दिमाग लगाया। खाली मैदान पड़ा था, बाबा जी का जो है वो एक टेंट लगा हुआ था, प्रवचन, बोले टेंट वेंट बाद में, पहले लगाओ यहीं पे दबा के बेड। इंडस्ट्री की ऑक्सीजन से ली, बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन तुम इंडस्ट्री में मत इस्तेमाल करो, हमें लोगों की जान बचा लेने दो। क्या किया? दिमाग लगाया। तो एंड पॉइंट डिलीवरी बहुत ही कठिन काम होता है, जहां तुम्हें सोचना होता है, और ये सोचने वाले बड़े ओरिजिनल लोग होते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से जो डील कर ले जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से डील कर ले। यानी यहां कोई रटा रटाया काम नहीं कि बचपन से तुम बहुत बड़े तेजूलाल थे, तुम्हें ऑक्सीजन का सारा फार्मूला सब याद था, तुम बना भी लेते थे अपनी लैब में। लेकिन यहां ऑक्सीजन बनानी नहीं, यहां जुगाड़ करना है, यहां जान बचानी है उन लोगों की, तुरंत रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं। चक्रवात जो आ रहा है वहां से कैसे लोगों को बचाना, ये तुरंत के तुरंत प्रेशर में सोचना है।
और बहुत लोगों की हालत ऐसी होती है, खासतौर पे जो अपने बंद कमरों में बहुत लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हैं, तेजूलाल माने जाते हैं, जैसे प्रेशर पड़ता है उनका दिमाग भी बंद हो जाता है, बताना। और यहीं पर कुछ ऐसे होते हैं जहां प्रेशर पड़ा उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, ऐसे लोगों को ही यूपीएससी पकड़ के अपने यहां ले जाती है। क्यों? क्योंकि उनको एंड पॉइंट डिलीवरी करनी है। सरकार कह रही भैया संसाधन कम है, फिर भी हॉस्पिटल होना चाहिए। बोला आपने कहा नाव से पार करते हैं बच्चे, बोले स्कूल पहुंचने चाहिए, हमें एनरोलमेंट दिखाओ, एनरोलमेंट दिखाओ कि यहां पे 100 बच्चियां पढ़ेंगी। अब तुम्हारे यहां गांव में से कोई स्कूल भेजने को तैयार नहीं तुम्हें। बोला इससे कोई लेना देना नहीं है, एंड पॉइंट डिलीवरी। तो ये लोग वो होते हैं जो सोचते हैं अच्छा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो फिर वो कहानियां ऐसी बनाते हैं, प्रेजेंटेशन ऐसी देते हैं कि जा जाके लोगों से मिलते हैं कि तुम्हारी बच्ची क्यों नहीं पढ़ सकती, ये देखो आईएएस की जो 2 साल की बच्चियां टॉपर हैं, उनको बताते तो उनको लगता अच्छा 50 में से 10 लोग सुनते हैं हमारी बेटी भी तो पढ़ सकती। फिर कहेंगे साहब जाने का कोई तरीका नहीं है, तो साहब कुछ ना कुछ जुगाड़ करते। बोले पुल सरकार नहीं बनवा सकती, एक राज्य है जहां धड़ाधड़ पुल गिरते रहते हैं, तो एक ऑफिसर ने ऐसा किया, पांटून पुल बनवा दिया, यानी उसके अंदर क्या प्लास्टिक का वो गोल गोल होता है, पानी तैरता रहता है, रस्से से एक साथ बांध दिया। बोला पुल बनने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, करोड़ों रुपए लगेगा, लेकिन पांटून पुल तो बना सकते हैं। वो प्लास्टिक के बड़े बड़े पीपे लगा के रस्सी से बांध दिया दोनों छोरों पे, गांव वालों से मिलके वो तैरते रहते, बच्चियां आराम से उसके ऊपर पैर रख के स्कूल चली गई, मकसद पूरा हो गया। वो कोई छाती नहीं पीटा उस अधिकारी ने, कहा हाय हाय सरकार जो है वो करोड़ों रुपए का बजट नहीं दे रही है, पुल कब बनेगा। आज एक सरकार पत्थर लगाएगी, उद्घाटन करेगी, दूसरी सरकार बजट पास करेगी, तीसरी सरकार का ही पीता काटेगी, तब तक तो ये बच्चे जो है बड़े होकर कुछ और काम धाम भी शुरू कर देंगे। बोले नहीं, जुगाड़ लगाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, एंड पॉइंट दो। ये 3 गुण अगर तुम्हारे साथ हैं, यूपीएससी उसमें यही देखता है। तो पढ़ाई करो तो धैर्य से, जल्दबाजी नहीं कि 6 महीना है प्री नहीं निकला छोड़ रहा यूपीएससी की तैयारी, भाग। तुम 6 महीने में यूपीएससी की तैयारी छोड़ो, तुम समाज को बदलने जा रहे हो, भाग जाए से। जरा सा प्रेशर पढ़ाने से हम 8 घंटे ज्यादा, 4 दिन ज्यादा लगातार पढ़ नहीं सकते। कहा नहीं पढ़ सकते तुम, 4 दिन से ज्यादा तुम लगातार पढ़ नहीं सकते, और तुम चलो भारतीय समाज को बदलने के लिए तुम्हें एंड पॉइंट डिलीवरी करनी है। पूरा दुनिया तुम्हारे खिलाफ बैठी हुई है, तुम्हारी आलोचना कर रही है, तुम जाने हम नहीं कर सकते, प्रेशर आ गया, हमें पेट खराब हो जाता है। कहा है भाई, तुम बढ़ के अधिकारी बनोगे। और तीसरा जो क्विक सॉल्यूशन ढूंढ सके, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना है। अगर ये गुण आपके अंदर है, स्वागत है आपका यूपीएससी में। अब आप डायरी लेके बैठिए और देखिए कि आपके अंदर धैर्य है क्या। वास्तव में इस एग्जाम में जब आप उतरे हैं तो 3P फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। 3P, पहला P है सक्सेस का, पेशेंस, धैर्य, फर्स्ट P। दूसरा परसिस्टेंस, यानी लगातार ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्टर में 4 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे रोज पढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं कि 8 घंटा, हाय सर हम 8 घंटा नहीं पढ़ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे 4 घंटा तो पढ़ो। 1 साल की बजाय 2 साल तैयारी करो, लेकिन 4 घंटा डेली पढ़ना। भाई से 8 घंटा आज पढ़ लिए, कल बोले दीदी की शादी है उनको बुलाया नहीं जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अच्छा, वो तो विदा होकर चली जाएंगी, तुम्हारा भी विदाई उसी एक साथ हो जाएगा। तो वो नहीं होता है। मुझे जैसे भी अपना जो मेंटेन करके चलना, अगर शादी में भी जाना तो 4 घंटे अपना बैठ के जाऊंगा। और तीसरा P होता है प्रैक्टिस। अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं सर, अच्छा कभी लिखे हो? नहीं लिखे कभी नहीं, एक बार ट्राई किए थे बस, उसके बाद अच्छा आंसर नहीं लिख पाते। अच्छा सर वो ऑब्जेक्टिव बहुत गलत हो जाते, कितने लगाए हो? लगाए तो 10 से 12 है, लेकिन गलत हो जाते हैं। सर वो कुछ याद नहीं रहता, कौन सी किताब पढ़े थे लास्ट टाइम? अरे किताब नहीं पढ़े थे लेकिन याद कुछ नहीं रहता। अच्छा सर वो एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। अच्छा कौन वाली पढ़ी थी? पढ़ी कुछ नहीं थी, वो एक नोट्स देखे थे एनसीईआरटी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आए थे। अच्छा बेटा, तुमने ना कभी आंसर राइटिंग की, तुमने ना कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया, तुमने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तुमने स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ा, तुमने अखबार कभी नहीं पढ़ा। सर न्यूज़पेपर हमको समझ में नहीं आता, हिंदू बहुत कठिन आता है सर। अच्छा पढ़े थे? पढ़े नहीं थे, देखे थे बस। इस तरह से लोग बात करते, मेरे सामने लोग इस तरह से आके बात करते हैं। सो प्रैक्टिस मीन्स कि आप उस काम को इतनी बार करिए कि आप उसमें स्किल्ड हो जाए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। कई बच्चे आते हैं सर वो आंसर राइटिंग में मजा नहीं आता। अच्छा लिखो बेटा, लिखो, कोशिश करो। गुरुकुल में पकड़ के बैठ रहे हैं आजकल। गुरुकुल में पूछते नहीं तुम्हें आता कि नहीं आता, हम लिखवाते हैं। लिखो, शेड्यूल में मेंशन है कि 4 क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, चाहे तुम सर खुजला के करो चाहे पैर खुजला करो, इतना करना ही करना है तुम्हें। तो अब लिख रहे हैं। आए थे वहां भी बहुत लोग, सर हमने आंसर राइटिंग में हमारा अभ्यास नहीं है। अरे नहीं है, कोई बात नहीं है। कितना लिखे थे? लिखे नहीं, 1-2 बार लिखे थे, लेकिन अच्छा नहीं लगा। अच्छा
तुम लड़की देखने आए हो कि अच्छा नहीं लगी या अच्छा नहीं लगा? भाई आंसर है प्रैक्टिस कर। तो प्रैक्टिस मतलब होता है जिस चीज में आप कमजोर हैं, जो चीज आपके हिस्से में नहीं है, उसमें बेहतर प्रैक्टिस करते हो, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना। दिस इज नोन एज प्रैक्टिस। सो दिस इज द 3 प्री फॉर्मूला इन यूपीएससी। परसिस्टेंस यानी लगातार। मैं बार बार कहता हूं कि इस रेस में अभी भी कछुआ जीतता है, खरगोश नहीं। खरगोशवा आएगा आएगा, मम्मी बोली आईएएस, पंडित जी बोल रहे ग्रह नक्षत्र सब ठीक है। 2-4 महीना कूदेगा इधर उधर, नई नई किताब खरीद के 2-4 कोचिंग ज्वाइन करके, या मास्टर साहब से पढ़ा, बड़का कोचिंग में पढ़े, 2.5 लाख फीस दिए, सब वो करेगा। अब फिर 2-3 महीने बाद मजा नहीं है, तबीयत सा खराब हो रहा है, दिल्ली को सूट नहीं कर रहा है, नोएडा गुरुकुल में जो है सर बहुत देर पढ़ाते हैं, बगिया की याद आ रही थी, अभी आम पक गया होगा, अमौरी आ गई होगी, पता नहीं क्या क्या बातें उनकी चलती हैं, क्या क्या बातें उनकी चलती। अब फिर 3-4 महीने बाद मम्मी बहुत याद आ रही है, दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत है, सांस नहीं ले पा रहे, फेफड़ा एकदम काला हो गया है, हम वापस आ जाए मम्मी, घर पे पढ़ लें स्टडी। अरे ऑनलाइन कोर्स भी होता है। तो क्या हुआ? कछुआ चुपचाप। अगर निकले हैं घर से तो भैया पढ़ेंगे डेली, प्रैक्टिस करनी है। एक आंसर लिखे, 2 आंसर लिखे, आंसर नहीं लिख पाते। अच्छा अभी जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं है और तुम आंसर राइटिंग का मतलब चाहते कि पहला आंसर लिख दें, अब पहले आंसर के बाद जो पूरा यूपीएससी फपक फपक रोने लगे, आए दैया ऐसा क्या लिख दिया, इंडियन शेक्सपियर नाम तुम्हें दे दे, पूरा यहां टैटू गुदवा दे कि भारत में शेक्सपियर की खोज हो गई है। तुम यही चाहते हो, पहले आए दूसरे आंसर में यही चाहते हो। कभी उठा के पेपर नहीं पढ़ा, सर न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, गला फट गया मेरा, 5-5, 10-10 बार बताया न्यूज़पेपर में ये टॉपिक पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, ऐसे नोट बनाए, उसके बाद हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में क्या पढ़े। अब हम गुरुकुल में करा ही नहीं, हम कह रहे पढ़ना है, यहीं बैठो, हम तुम्हें बताएंगे कहाँ पढ़ना है तुम्हें, हम बता रहे तुम्हें। तो अब देख रहे कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, 2 मिनट सर पे से जो बाउंसर की तरह खड़े हैं, बोले ये वाला टॉपिक पढ़ना है, चलो ऊपर देखें, अभी पढ़ लेगा, हाँ अभी पढ़ना है, 20 मिनट घड़ी देख रहे 20 मिनट के अंदर पढ़ना है। तो गुरुकुल में यही होता है, सुबह सुबह पहले आगे 15 मिनट होता है, ये टॉपिक जीएस पेपर 1 2 3 4 इससे मिला है, हाँ ठीक है। अब फिर सोचते हैं अब सर जाने देंगे, नहीं बैठो तुम यही बैठो बैठो बैठो, फिर ऐसे मुंह उठा के ऊपर देखते हैं, अभी पढ़ना है, बोले हाँ अभी पढ़ना है, बोले होमवर्क में नहीं, ना ये होमवर्क क्लास वर्क है यार। तब फिर वहां शुरू होते हैं, फिर हम ही क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा ये जो पढ़े उसमें ये क्वेश्चन हुआ है, तुरंत पूछेंगे क्या ऐसे हुआ। अब धीरे धीरे वो समझ गया कि ये गुरुकुल में छोड़ा नहीं जाएगा, पकड़ के हमें जो है ऐसी तैसी कर देंगे। अब आते पहले घर से पढ़ के आ रहे हैं कि कम से कम क्लास में क्वेश्चन का जवाब तो दे दे, नहीं तो एक आध को तो ऐसे सामने पोडियम पे खड़ा कर देते, बोले खड़े रहो, ठीक है, ये वाली स्थिति है। तो क्या करना है, इस तरह से कॉन्सेप्टर में जबरदस्त दिल लगा के पढ़ाई करनी है। आज कॉन्सेप्टर में ईएमआई में एडमिशन लेने का अंतिम दिन है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आज रात में एडमिशन बंद हो जाएगा। 2 साल का बैच है, लेवल 1 और लेवल 2, राइट। और लेवल 1 जो है वो गुरुकुल प्रीलिम्स है, तो अगर कॉन्सेप्टर में एडमिशन लेना है तो ठीक है, अदरवाइज गुरुकुल प्रीलिम्स में एडमिशन ले सकते हैं। 30 तारीख से ये बैच शुरू हो जाएगा, इसी को ही एक्सटेंड करते हुए वहां तक लेकर जाएंगे, राइट। तो स्वागत है आप सभी का। पहले 100 बच्चों के लिए 20% डिस्काउंट है फीस में, इसका भी लाभ उठाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत लेवल इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब मस्त होकर पढ़िए, और जो बोरिया बिस्तर उठा के आ सकते हैं गुरुकुल में स्वागत है। जो खुद को बदलना चाहते हैं, खुद के जीवन को बदलना चाहते हैं, अनुशासन को डील करना चाहते हैं, जो खुद को गैप ही नहीं देना चाहते हैं। इसमें मेरे बहुत से बच्चे ऑनलाइन के जुड़े, बोले सर घर में पता ही नहीं चलता था क्या पढ़े क्या ना पढ़े, जब मन कर लिया पढ़ लिया, कोई देखने वाला नहीं था। यहां तो आप लोग हिलने नहीं देते, हर समय मन डर रहता, पीछे से उजांग सर ना आ जा, कॉपी भी उठा के चेक कर लेते क्या नोट्स बनाए, क्वेश्चन पूछ लेते भटक से बीच क्लास में, हालत खराब। तो बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। तो गुरुकुल में स्वागत है नोएडा में आप सभी का। स्वच्छ जिला है, साफ सुथरा है। आज आपने देखा मुखर्जी नगर में एक बड़ी दुखद घटना हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि वहां बहुत छोटी जगह, हम भी मुखर्जी नगर में थे, हम इसीलिए वहां से हटके नोएडा आ गए। बहुत लोगों ने कहा कि अरे बेवकूफ है, यहां से जा रहा है। हमें पता था, क्योंकि हमें जिस तरह की बड़ी क्लासरूम, योगा करने के लिए जगह, मेडिटेशन करने के लिए जगह, एक्टिविटी करने के लिए जगह, लाइब्रेरी, हमें एक ही जगह चाहिए थी सब, तो वो हमें यहाँ मिली, हम यहाँ आ गए। और आज लगता है कि वो सही डिसीजन है। आज बड़ी दुखद घटना हुई, कई बच्चों को बहुत नुकसान हुआ, और वो बहुत संकीर्ण जगह है वहां पे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। और गुरुकुल में जो जुड़ना चाहते हैं, 3 तारीख से अगला बैच शुरू, फर्स्ट बैच में तो खैर जगह खत्म हो चुकी है। जो 20 बच्चे मेरे साथ काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो गुरुकुल में फोन कर सकते हैं कि हाँ हमें उजांग सर के साथ काउंसलिंग से जुड़ना है, या वो एडमिशन ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं क्लास में जो एंथुजियाज्म है, आप सभी ने वीडियो देख ली होगी। और आज
गुरुकुल में शिक्षक खुद ही जब आगे बढ़ रहा है, मैं राइटिंग करके दे रहा हूं, और एक्सरसाइज शेड्यूल भी शुरू हो चुका है, मॉर्निंग एक्सरसाइज शेड्यूल बिना इक्विपमेंट्स के, आप खुद को फिट रखने के लिए। तो बहुत कुछ गुरुकुल में हो रहा है, अपने व्यक्तित्व को बदलने का नाम है गुरुकुल। एक माहौल में, एक डिसिप्लिन में, एक शेड्यूल में पढ़ने का गुरुकुल जो है नाम है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं गुरुकुल में। और जो गुरुकुल प्रीलिम्स लेना चाहते हैं ऑनलाइन, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, पूरे एक साल 830 लेक्चर जो है, इसमें सब कुछ शामिल है। जीएस पूरा शामिल है, उसमें भी 2 लेयर शामिल है, सीसैट, करंट अफेयर्स, द हिंदू, इंग्लिश, टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। आप सभी इसका भाग कर सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं। राइट, तो इसके लिए मैं स्वागत करता हूं। और अगर आप 5,000 रुपए महीने में जुड़ना चाहते हैं तो आज अंतिम दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सोचना किस बात का, आप हमारे किसी भी सेंटर विजिट कर सकते हैं। करोल बाग सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, रांची में विजिट कर सकते हैं, नोएडा और उदयपुर राजस्थान, यहां आप सेटअप शुरू कर सकते हैं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट अभी जो 10th 12th में जा रहे हैं, ओजांग पढ़ाई वाला के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन में भी वही गुणवत्ता हम लेकर आ रहे हैं। जल्दी आपको इसके बारे में अनाउंसमेंट हो जाएगा। जो 10th 12th को लेकर क्लासरूम है ऑनलाइन, उसके बारे में भी आपसे बताने वाले हैं। जुड़े रहिए। और अगर आप किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं, मार्गदर्शन में, तो आप दिए गए नंबर पे मिस्ड कॉल मार सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, थैंक यू सो मच। हाँ, ओजांग एडू ऐप इज नॉट वर्किंग। आपको पता होगा कि एक साइबर अटैक हमारे ऊपर हुआ था जब हम प्रीलिम्स का कोर्स चला रहे थे, और उसकी वजह से हमें बहुत लॉस हुआ। तो कुल मिलाकर वो जो ऐप थी वो एफिशिएंट नहीं थी, तो अब सब कुछ शिफ्ट कर दिया गया है ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे। तो वो ऐप वहां पे वर्किंग नहीं रहेगी। ओजांग एडू ऐप इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। सभी से मेरा निवेदन है, हम ये बता रहे हैं। अब जो हमारा मेन ऐप है वो है ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप। उस साइबर अटैक के बाद हमें ये बदलाव करना पड़ा और अब ये लोगो रहा हमारा। तो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप ही अब आपकी ऐप रहेगी। ओजांग एडू इज नॉट योर ऐप। वहां पर आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, सारे कोर्सेज शिफ्ट कर दिए गए हैं उस साइबर अटैक के बाद से, और अब हम सेंट्रलाइज होकर उस पर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर मैं यूपीएससी का पैसे नहीं है, तैयारी कैसे करूं? देखो, मुझसे इस सवाल का जवाब पूछोगे, पैसे नहीं है मैं कैसे तैयारी करूं, तो मैं शायद इसका सही व्यक्ति नहीं पाऊंगा जवाब, क्योंकि मैं जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आप लोगों ने जोश टॉक पे मेरी कहानी भी सुनी होगी कि मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जो है वो ग्रेजुएशन के पैसे निकालता था, और कभी जिंदगी में हाथ किसी के आगे नहीं फैलाए। जो भी किया मेहनत से किया, अपने पैसे से किया। तो मैं फ्री में या किसी से मांग कर आत्मसम्मान को गिरवी रख के, आई एम नॉट अ गुड पर्सन फॉर दैट। मैं इसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूं। राइट, मैं आपको पहले बता दूं, मैं जो है वो, मुझे अगर कोई चीज पानी होती है, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा, अपनी एजुकेशन को अपनी पावर बना लूंगा, पैसे कमाऊंगा, काम करूंगा। मैंने बहुत से काम की, भूसा भी ढोया है, राइट, और ट्यूशन भी पढ़ाया है, और तमाम तरह के और काम किए कि जिससे मुझे इंश्योरेंस बेचा है कि मुझे पैसे मिल जाए। तो मैं आत्मसम्मान वाला व्यक्ति हूं, और इसी तरह से यहां पहुंचा हूं। बहुत से लोग मेरी कहानी जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो मुझे लगता है कि मैं यहां आपको यही कह पाऊंगा कि पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, या मजबूत हो जाएं, या अपने लिए कोई ना कोई 5,000 रुपए इसीलिए हमने रखा है कि अगर आप 8-10 हजार रुपए की नौकरी भी करें तो आप शायद पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत तैयारी है, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। तो ये रही हमारी कॉन्सेप्टर की पहली क्लास। कल मैं आपसे और भी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। कॉलेज के साथ बहुत से बच्चे हैं जो कॉलेज के साथ गुरुकुल में आ चुके हैं। लगभग 30% हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आफ्टर 12th गुरुकुल का हिस्सा हैं। राइट, उनके पेरेंट्स छोड़कर जा रहे हैं गुरुकुल में कि हमारे बच्चे को आप संभालिए, डिसिप्लिन करिए। तो नो डाउट ये बड़ा जबरदस्त सफर है। गुरुकुल में आप आ सकते हैं, या कॉलेज के साथ आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं अपने समय के साथ। थैंक यू सो मच। जी हाँ, हिंदी मीडियम वाले राष्ट्रीय संस्करण पढ़े, दैनिक जागरण का बहुत अच्छा है, दैनिक भास्कर पढ़ सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। आप जो लिंक है वहां शेयर कर सकते हैं, अपने नंबर भर सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं हम लोग और कॉन्सेप्टर बैच को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये फीडबैक मुझे जरूर दें, और क्या आपको आज ये रिक्वायरमेंट समझ में आई, ये प्लीज इस पर विचार करें और अपने पॉइंट्स के बारे में लिखें। जो आज ये मैंने आपको बताया है यही यूपीएससी रिक्वायरमेंट करता है, और ये आपको जो मैंने लिंक करके बताया यही आपकी सोच है, यही आपका जो है वो भविष्य है। तो इसके बारे में आप पढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। गुरुकुल की फीस के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।
राइट, आप सभी एकेडमी का नंबर जानते हैं, एकेडमी के बारे में भी आप जानते हैं, तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेरे साथ ओरिएंटेशन रहेगा, क्योंकि सिलेबस को समझे बिना आप चल नहीं पाओगे। 600 दिन का आप अपना टाइम टेबल बनाओगे मेरे साथ, और उसके बाद हम सबसे पहले मैप की क्लास इसमें शुरू करेंगे, क्योंकि मैपिंग के बिना आप अपने 4 सब्जेक्ट को बर्बाद कर बैठोगे। इस बार भी मैंने पहले भी कहा था, कई बच्चों ने समझा नहीं, उन्हें लगा कि शायद पहले इतिहास भूगोल पढ़ाने से कुछ होता है, लेकिन 11 क्वेश्चन आ गए, कई लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया। तो आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन में बहुत हेल्प होने जा रही है। थैंक यू सो मच।